सुखी और दुखी दो बहनें थीं जो शहर में मजदूरी करती थीं। रोजी रोटी कमाने की गर्ज में वे अपने पतियों के साथ गांव से 6 वर्ष पहले शहर आई थीं। सुखी की शादी संदीप से हुई थी और उसको एक बेटा था रुपेश। दुखी की शादी रमेश से हुई थी और उसका भी एक बेटा है मनोहर। सुखी एवं उसका पति मेहनती कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे और कुछ ज्यादा समय तक मजदूरी भी करते थे ताकि उससे वो कुछ अधिक रुपए जोड़ सके, जिससे वो अपने लड़के के भविष्य को संवार सके। संदीप पिछले कुछ वर्षों से अपनी दारू पीने की लत को छोड़ चुका है और सुखी के साथ मिलकर रुपए जोड़ रहा है। दुखी को खरीदारी अच्छी लगती है एवं वो काफी पैसा मनोहर के लिए खिलौने इत्यादि पर बर्बाद करती थी या फिर अपने श्रृंगार एवं आभूषणों पर भी खर्च करती रहती थी। दुखी का पति रमेश भी शराबी है और अपनी दिन की आमदनी दारू तथा जुए में अपने दोस्तों के साथ खर्चता था। एक दिन सुखी दुखी से मिलने गई। क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? सुखी, मैंने साहूकार से 8,000 रुपए 2 माह पहले अपने बेटे मनोहर के 5वें जन्मदिन को अच्छे से मनाने के लिए लिए थे। मैं साहूकार को कुछ रुपया लौटा भी चुकी हूँ, पर पिछले महीने एक अच्छा रिश्ता मेरे पति की एक लौती बहन रुक्मिणी की शादी के लिए आया और हमें लड़का इतना अच्छा लगा कि हमने रिश्ता पक्का करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने 3,000 रुपए की लड़के को अंगूठी भेंट की। शादी के लिए भी 2 महीने बाद की तारीख पक्की हो गई है तथा हमने 80,000 रुपए एक साहूकार से कर्ज ले लिया है, परंतु हमें अभी बारात का खाना एवं टेंट इत्यादि के लिए 50,000 रुपए और चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या तुम 1,30,000 रुपए रुक्मिणी की शादी पर खर्च करोगी? तुम्हारी बचत कितनी है? हाँ बहन, रुक्मिणी रमेश की एक लौती बहन है और वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता है। हम एक भव्य स्वागत करना चाहते हैं बारात का एवं रुक्मिणी की विदाई भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चों की शादी में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। हम तो केवल 1,30,000 ही खर्च कर रहे हैं। मेरी कोई बचत नहीं है, इस कारण मुझे साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा है और कुछ दोस्तों से भी। दुखी, तुम्हें और 50,000 रुपए क्यों चाहिए? तुम 80,000 रुपयों का क्या करोगी? बहन, 80,000 रुपए हम खाने इत्यादि पर खर्च करेंगे, जैसे शादी के कार्ड, बारात घर का किराया, साज सजावट इत्यादि। 50,000 से 60,000 रुपया हमें मिठाई, जेवर, शादी के लिए कपड़े आदि के लिए चाहिए। दुखी, तुम्हें लाखों रुपए एक ही शादी में खर्च नहीं करने चाहिए, फिर तुम्हारी सारी उम्र उस कर्जे को चुकाने में ही निकल जाएगी। तुमने मनोहर की पढ़ाई का क्या सोचा है? तब क्या होगा यदि कोई घर में बीमार हो गया? तुम तब क्या करोगी? क्या तुम साहूकार से लगातार कर्ज लेती रहोगी और हाँ, उम्र भर ब्याज एवं कर्ज के बोझ तले दबी रहोगी? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि रुक्मिणी अपने पति के घर खुशी खुशी जाए एवं बाराती इत्यादि सभी संतुष्ट हों। सभी प्रकार के शादी के इंतजाम शोभनीय हो, जिसके लिए हम साहूकार पर आश्रय हैं, क्योंकि वही है जो हमारी आपातकालीन आवश्यकताओं में सहायता करते हैं तथा हमें अपना कर्ज समय पर दे सकते हैं। दुखी, तुम्हारा ये समझना आवश्यक है कि क्या अंतर है जरूरत में और इच्छा में। तुम इच्छा कर सकती हो कि रुक्मिणी की शादी धूमधाम से हो, परंतु तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम रुक्मिणी की शादी बहुत अच्छे से 50,000 रुपए में ही कर सकती हो। ये मुमकिन ही नहीं है। हमें कम से कम 1 लाख रुपया शादी के लिए चाहिए। कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हम बेवजह के खर्च कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्ड का साधारण डिजाइन यदि चुना जाए तो प्रिंटिंग की कीमत ज्यादा नहीं होगी। बारात के खाने के लिए भी आप सब्जी इत्यादि की संख्या कम कर सकते हैं। मान लो तुम 10 व्यंजनों की योजना बना रही हो। यदि आप चाहो तो एक अच्छा खाना 3 से 4 व्यंजनों से भी खिलाया जा सकता है। इसी प्रकार शादी की जगह के लिए भी चाहो तो हॉल बुक करने के स्थान पर खुले एरिया में भी, जो कि कॉलोनी के अंदर हो, शादी का सारा समारोह मनाया जा सकता है। आभूषणों एवं कपड़ों की तुम्हें 2 से ज्यादा सेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा 4 से 5 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है। तुम बहुत की चाहत में हो सकती हो, परंतु तुम्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा यकीन रखती हूँ, यदि तुम भी इसी तरह सोचो तो तुम्हें एक अच्छी शादी का आयोजन करने के लिए 50,000 रुपए से कम ही चाहिए। मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे? मेरा वो मजाक बनाएंगे। दुखी, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, अपने परिवार के भविष्य की, ना कि पड़ोसी की। मुझे क्या कहेंगे यदि मैं उन्हें 10 की जगह 3 ही व्यंजन खिलाऊंगी? जो तुम कह रही हो वो अर्थसंगत है। मैं इस पर मेरे पति रमेश से भी विचार करती हूँ। हो सकता है मैं 50,000 रुपए से कम में ही अच्छा विवाह संपन्न कर सकूं और हमें अधिक रुपया कर्ज में न लेना पड़े। 80,000 में से बचे रुपए हम साहूकार को लौटाने में उपयोग कर सकते हैं। तुमने अब पहला कदम उठा लिया है
और समझ गई कि मुझे शायद अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्या तुम जानती हो वित्तीय योजना क्या है? वित्तीय योजना? वो क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक वित्तीय योजना बनाने का रास्ता है अपने भविष्य के लिए, जिससे तुम्हें भविष्य में साहूकार से कर्ज भी न लेना पड़े और अचानक आ जाने वाली जरूरतों के लिए कुछ बचत भी हो सके, जैसे कि घर की मरम्मत, दुर्घटना इत्यादि। उदाहरण के लिए मैं अपने भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाकर कुछ बचत कर रही हूँ तथा अचानक आने वाली जरूरतों के लिए मैंने 40,000 रुपए बचा लिए हैं। दीदी, तुमने इस प्रकार 40,000 रुपए बचा लिए? कैसे? क्या कोई लॉटरी लग गई थी? तुम कितना कमाती हो? नहीं दुखी, मैं लॉटरी नहीं जीती। मैं पिछले 2 वर्ष से अपने भविष्य की जरूरतों के लिए रुपए जोड़ रही थी। याद है जब रुपेश का एक्सीडेंट हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा? मुझे बहुत सा पैसा ब्याज पर लेना पड़ा अपने बेटे के अस्पताल के बिल भरने के लिए। मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं फाइनेंशियल योजना बनाऊंगी, साल के लिए एवं 5 साल के लिए, तथा मैं रोज के रोज भी जोड़ूंगी। मैं और मेरे पति 400 रुपए हर रोज कमाते हैं एवं 100 रुपया रोज आपातकाल के लिए जोड़ते हैं तथा 100 रुपया साल की आवश्यकताओं के लिए भी जोड़ते हैं, जैसे कि रुपेश की स्कूल की फीस, त्योहार इत्यादि। बाकी 200 रुपए हम हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च करते हैं, साथ ही बिजली इत्यादि के बिल पर खर्च होता है। हम कई महीनों से इस प्रकार बचत कर रहे हैं। परंतु आप किस लिए बचत कर रही हो और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? मैं चाहती थी कि मेरी एक छोटी दुकान हो तथा मैं अपने बुढ़ापे के लिए भी बचत करना चाहती हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे काम नहीं मिल पाएगा, तो मुझे कौन खिलाएगा? तो मैं आज बचत कर रही हूँ। मुझे इस कारण बुढ़ापे में खाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं उज्जीवन के माइक्रो पेंशन प्लान का भी भुगतान करती हूँ, जिससे कि जब मैं 60 वर्ष की हो जाऊंगी तब मुझे नियमित मासिक आय होगी। क्या तुम वहाँ कोने में रखी साइकिल देख रही हो? हमने इसे 2 महीने पहले खरीदा है और हम जहाँ भी जाते हैं साइकिल पर ही जाते हैं। इससे हमारे रोज के खर्चे कम हुए हैं। बहन, मैं भी हजारों रुपयों की बचत करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे भविष्य के लिए योजना बनाना सिखाओगी? क्यों नहीं, अंदर आओ, हम तुम्हारे परिवार की आय को लिखेंगे। आओ, हम आमदनी और खर्च की एक तालिका बनाते हैं। आय में वो सब होगा जो तुम और तुम्हारे पति कमाते हैं। ये वो पैसा है जो तुम्हारे घर में आता है। खर्च वो पैसा है जो तुम व्यय करते हो। ये मेरी और संदीप की आय और खर्च की तालिका है। तुम एक साथ देख सकती हो कि हम 12,000 रुपए कमाते हैं। हम प्रति माह 8,000 रुपए भोजन, स्कूल फीस और हमारे घर पर खर्च करते हैं, जिसके बाद महीने के आखिर में 4,000 रुपए बचते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे खर्च केवल हमारी जरूरतों तक ही सीमित रहें, उन खर्चों तक जो कि हमारे परिवार की वास्तविक जरूरत हो। बहन, मैं और मेरे पति मिलकर 400 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ये मिलकर 12,000 रुपए प्रति माह होता है। परंतु महीना समाप्त होते होते हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारे लिए एक तालिका बनाते हैं। दुखी, तुम बोली थी कि तुम 12,000 रुपए महीना कमा रही हो, परंतु तुमने अपनी तालिका में केवल 11,200 रुपए ही बताए हैं। बाकी 800 रुपयों का तुमने क्या किया? मैं और मेरे पति 2 दिन के लिए काम पर नहीं जा सके क्योंकि मेरे पति बीमार हो गए थे। ठेकेदार ने हम दोनों की पगार में से 800 रुपए काट लिए थे तथा उस महीने के हमें केवल 11,200 रुपए ही मिले। पिछले 1 साल में ऐसा हमारे साथ चौथी बार हो रहा है। तुम्हारे पति बार बार बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अधिक दारू एवं सिगरेट पीते हैं। यदि तुम काम पर नहीं जा पाती, तुम अपनी आय कम करती हो। यदि तुम्हारे पति दारू पीना बंद कर दें, तो तुम 1,000 रुपए प्रति सप्ताह बचा सकती हो। तुम और तुम्हारे पति कुछ अधिक समय के लिए काम भी कर सकते हैं यदि स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ये तालिका अपने पति को दिखाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो दारू की आदत को छोड़ें। इसके अलावा दुखी, तुम लगभग 1,200 रुपए प्रति महीना सिंगार, साड़ियाँ एवं आभूषणों पर खर्च कर रही हो। क्यों? बहन, मेरी पड़ोसन सावित्री बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है और वो सारे मोहल्ले में अपने को रानी की तरह दिखाती है। मैं भी बाजार गई और उससे महंगी एक साड़ी लेकर आई। मुझे अच्छा लगा, पर मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा खर्च कर रही हूँ। दुखी, यदि तुम्हें एक अच्छा भविष्य चाहिए तो तुम्हें ये सिंगार इत्यादि का सामान अपनी पड़ोसन की होड़ में खरीदना बंद करना होगा। हर 1 रुपया बचत का तुम्हें तुम्हारे ऋण से जल्द चुकाने में सहायक होगा। तुम बजट डायरी को देखने के बाद इसको बेहतर समझोगी।
तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि बजट डायरी को कैसे काम में लाते हैं। तुम इस डायरी को अपने परिवार की आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए काम में ला सकती हो। इससे अपने खर्चों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। ये तो उपयोगी होगा। मैं कैसे शुरू करूँ? तुम पहले पेज पर परिवार की जानकारियाँ भर सकती हो। घर के हर व्यक्ति के लिए नाम, उम्र, रिश्ता, पेशा, मासिक आमदनी लिखो। उदाहरण के लिए मेरे घर में मैं 35 साल की हूँ और मैं मजदूरी करती हूँ, जिससे मुझे 4,800 रुपए प्रति माह की आय होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम डायरी का उपयोग इस हिसाब को रखने के लिए भी कर सकती हो कि तुम्हारा परिवार प्रति सप्ताह कितना कमाता है। यहाँ तुम जो कमाती हो उसे लिखो, जो तुम्हारे पति कमाते हैं उसे लिखो और पिछले सप्ताह से जो कुछ बचा हो उसे लिखो। यदि तुम किसी चिटफंड में भाग लेती हो तो उससे होने वाली आय को भी तुम लिख सकती हो। तुम देख सकती हो कि मेरी डायरी में मैंने अपने स्वयं के नीचे उस पैसे को लिखा है जो कि मैंने पिछले सप्ताह कमाया है। मैं अपनी डायरी 5 सप्ताह से लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने खाने में अपनी आमदनी को 5 सप्ताह के खाने में लिखा है। मैंने अपने पति की आय को भी हर सप्ताह के लिए दर्ज किया है और उस थोड़े से पैसे को भी जिसे मैंने सब्जियों को बेचकर कमाया है। मैंने पिछले सप्ताह 900 रुपए कमाए थे, तो मैंने उनको यहाँ लिखा, ठीक है? और इस महीने हमें त्योहारों पर कुछ पैसा हमें रिश्तेदारों से मिला था। क्या मुझे इसे भी लिखना होगा? हाँ, तुम किसी अन्य जरिए से होने वाली आमदनी को खाली जगह पर लिख सकती हो। इस तरीके से तुम अपनी सभी आमदनियाँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे परिवार को हर सप्ताह कितना मिलता है, इसे कैलकुलेटर से जोड़ सकती हो। इसे हम सप्ताह के योग में लिखते हैं। देखो, मैं पिछले 5 सप्ताह में मैंने कुल कितना पैसा कमाया है उससे शुरुआत करती हूँ। इसका मतलब है मेरे सारे साप्ताहिक योगों को जोड़कर मुझे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 800 को जोड़कर मेरा योग निकालना होता है। मैं अपने पति की साप्ताहिक आमदनी को जोड़कर उनकी मासिक आमदनी निकालती हूँ और सब्जियों की साप्ताहिक बिक्री को जोड़कर उससे होने वाली मासिक आमदनी को निकालती हूँ। क्या ये सब गणित करना कठिन नहीं होता है? नहीं, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का उपयोग करती हूँ। इसे ऑन की बटन को दबाकर चालू करते हैं। यदि इसके स्क्रीन पर कुछ भी होता है तो मैं CCE बटन दबाकर इसे क्लियर करती हूँ। तब मैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 और आखिर में 800 को दबाती हूँ। जब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ तो मैं इक्वल टू को नतीजा देखने के लिए एक बार दबाती हूँ। मुझे कोई कठिन गणित नहीं करना होता है। क्या मैं एक बार कोशिश करूं? जरूर। हमने अभी मेरा मासिक योग निकाला है और इसे तालिका में दाहिनी ओर लिखा है। अब तुम मेरे पति की आमदनी और सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी को जोड़कर मेरे परिवार की कुल प्रति माह की आमदनी को निकाल सकती हो। तालिका की दाहिनी ओर की कुल आय को जोड़ो और उसके नतीजे को कुल पारिवारिक आमदनी के नीचे लिखो। ये मेरी कुल आमदनी का मेरे पति की आमदनी और साथ साथ सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी का योग होती है। तो मुझे 4800 प्लस 4000 प्लस 200 को टाइप करना होगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। CCE को दबाकर स्क्रीन को क्लियर करो, फिर 4800 प्लस 4000 प्लस 200 और उसके बाद इक्वल टू की बटन को दबाओ तो जवाब मिल जाएगा। ये डायरी तुम्हारे खर्च के लिए पैसों का भी हिसाब रखने में उपयोगी है। इस महीने वाली तालिका में तुम हर महीने किए जाने वाले खर्चों को लिख सकती हो, जैसे कि किराया या स्कूल की फीस वगैरह। साथ में इनके भुगतान करने की तारीख को भी। मेरी डायरी में मैंने लिखा है कि हमने 400 रुपए बिजली के लिए 15 तारीख को दिए। मैंने यहाँ विवरण के नीचे नोट लिखा है क्योंकि इसका रेट पिछले महीने ही बढ़ा है। मुझे याद रखना है कि मुझे अगले महीने ज्यादा पैसा देना है। क्या मुझे इस तालिका में महीने में दिए गए पैसे का भी जोड़ करना होगा? हाँ बहन, तुम्हें मासिक घरेलू खर्चों को जानने के लिए सभी दिए जाने वाले पैसों का जोड़ करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ मैं अपने खर्चों को जोड़ती हूँ। 3000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 100 और इसके बाद मैं इक्वल टू बटन को जवाब के लिए दबाती हूँ और मैं योग को गुलाबी खाने में लिखती हूँ।
ये वो राशि है जिसे हमने पिछले महीने खर्च किया था। तो ये तालिका साप्ताहिक खर्चों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम तुम्हारे परिवार के भोजन, कपड़े, आभूषण और दूसरे अन्य सामानों पर किए गए कुल खर्चों को लिख सकते हैं। यदि तुमने किसी चिटफंड का भी भुगतान किया है तो उसे भी यहीं लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। मैं अपने पिछले सप्ताह के विभिन्न खर्चों को लिखती हूँ। पिछले सप्ताह मैंने 200 रुपए बस और ऑटो पर खर्च किए। ये मेरा यात्रा का खर्च था। 600 रुपए मैंने मेरे खाने पर खर्च किए और हम मेरे पति के लिए 100 रुपए की एक शर्ट खरीद कर लाए। हमारा कोई मेडिकल का बिल नहीं था, पर हमने कुछ मोबाइल पर खर्च किया, मेरे ख्याल से 50। और हमने एक रेडियो और हार के लिए भी खर्च किया, मतलब मनोरंजन के लिए 200 और आभूषण के लिए 300। ठीक है? हाँ बहन, ये बहुत जरूरी है कि तुम विभिन्न चीजों पर किए गए सभी खर्चों को याद रखो। महीने के आखिर में तुम इन सभी संख्याओं को वैसे ही जोड़ सकती हो जैसे कि हमने परिवार की आमदनी के लिए किया था। अलग अलग मद में किए गए खर्चों के लिए हर लाइन को जोड़ सकती हो। उदाहरण के लिए, मेरे खाने के लिए मैंने 500 पहले सप्ताह में खर्च किए, फिर दूसरे में 400, फिर 500, फिर 600, फिर 350। इस प्रकार पूरे सप्ताह के खाने के योग के लिए हम 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 350 को जोड़ते हैं। अब तुम कुल तुम्हारे महीने के खर्चों को जानने के लिए अलग अलग मदों का योग करो। इसलिए अब मैं अपने भोजन का कुल धन, यात्रा का कुल धन, मेडिकल का कुल धन, अन्य मदों में किए गए खर्चों का योग और ये सभी सप्ताह के कुल खर्चों में जाएगा। बहन, एक और आखिरी बात, ये जो खाना है, हाथ में नकद राशि, इसमें तुम्हारे घर में कितने रुपए नकद में हैं, इससे लिखा जाता है। ये तुम्हारे पास कितना रुपया है इसका हिसाब रखने में उपयोगी होता है, जिससे कि यदि कुछ गुम जाए तो पता चल जाता है। ये तालिका तुम्हारी आमदनी और खर्चों का मासिक सार बताती है। पीले खाने में तुम्हें तुम्हारी कुल पारिवारिक आमदनी लिखना होता है। हरे खाने में यदि तुम्हारा कोई कारोबार हो, तुम अपने कारोबार से होने वाली कुल आय को लिख सकती हो। बैंगनी खाने में तुम्हें इस महीने में लिए गए उधार को लिखना होता है और लाल खाने में तुम्हें इन सब आमदनियों का योग लिखना होता है। ये तुम्हारी कुल कमाई या आमदनी होती है। कुल खर्चों में तुम्हें अपने कुल मासिक घरेलू खर्चों को गुलाबी खाने में लिखना होता है। अपने कुल साप्ताहिक घरेलू खर्चों को, जिन्हें हमने जोड़ा था, साप्ताहिक तालिका में नीले खाने में लिखो। यदि तुम्हारा कोई मासिक कारोबारी खर्च हो तो कुल खर्च को गुलाबी खाने में लिखो, और यदि इस महीने कोई ऋण का भुगतान किया है तो उसे नीले खाने में लिखो। तब इन सब खर्चों को जोड़ो और कुल महीने के खर्चों के लिए लाल खाने में लिखो। अब हम कुल खर्चों को कुल आय में से घटाएंगे ताकि हमें बाकी या शेष मिले। यदि तुम्हारे पास कुल महीने के खर्चों के बाद भी पैसा बचा हो तो इसे शेष कहेंगे और इसे अगले महीने के खर्चों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें तो बहुत लिखना होगा, और बहन, मैं लिखना ज्यादा पसंद नहीं करती। क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने बैलेंस पर अंकुश रख सकूं? दुखी, कॉपी को अपने पास हिसाब किताब के लिए रखना बजट बनाने में सहायक होता है एवं बचत में भी आसानी होती है। तुम अपने बेटे मनोहर को ये डायरी भरने के लिए कह सकती हो। ये डायरी मनोहर के लिए उपयोगी हो सकती है, ये समझाने के लिए कि किस तरह से हिसाब किताब रखा जाता है। या जब भी तुम कुछ खरीदारी करो तो उसका बिल लो और उस बिल को किसी डिब्बे में संभाल कर रखो। पर खुले कागजों का हमेशा गुम होने का डर रहता है और अंत में कुछ न कुछ बिल तुमसे खो जाएंगे। एक डायरी या कॉपी सबसे अच्छी व्यवस्था है अपने हिसाब किताब को लिखने की और उस पर नजर रखने की। एक बजट डायरी में कुछ कोरे कागज भी होते हैं जहां तुम या मनोहर नोट्स बना सकते हो और अपनी सभी रोजमर्रा की आमदनी और खर्चों को लिख सकते हो। जैसे ही ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम देखोगी कि तुमने कितनी बचत करनी शुरू कर दी है। ठीक है बहन, मैं कोशिश करती हूँ कॉपी को संभालने की। अब रात हो रही है, मैं अपने पति रमेश से इस पर विचार करती हूँ। जो भी आपने मुझे राय दी है रुक्मणी की शादी के लिए। हाँ, मुझे भी अब खाना तैयार करना है। और दुखी, यदि तुम जानना चाहती हो किस प्रकार 4000 रुपए से 6000 रुपए महीने में कमाई करनी है बिना किसी काम के, तो अगले सप्ताह जरूर आना। कमाओ 2000 रुपए बिना किसी एक्स्ट्रा समय काम करने पर? कृपया मुझे अभी बताओ बहन। मेरी छोटी बहन, धैर्य रखो, अगले सप्ताह आना, मैं तुम्हें इसका राज बताऊं।
साथ वित्त संबंधी योजना बनाने के बारे में बात करने के एक हफ्ते के बाद सुखी को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दुखी, क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? मेरा पैसा चुरा लिया गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुरा लिया गया? ये कब हुआ? कितने पैसे खो गए? दुखी, मुझे विस्तार से बताओ, हम इसका कोई समाधान निकालेंगे। बहन, मैंने योजना बनाई थी कि मैं रुक्मणी के साथ जाकर बाजार से जेवर लेकर आऊंगी। कल मनोहर, रुक्मणी, मैं और मेरे पति किसी की शादी में गए थे। हम रात में घर थोड़ी देर से आए। करीब 11 बजे हमने घर के दरवाजे खुले पाए। किसी ने मेरे रुपयों का डिब्बा तोड़ा और रुपए चुराए हैं। रुपयों का डिब्बा? कितने रुपए थे डिब्बे में? तुमने वो डिब्बा कहाँ रखा था? बहन, मैंने 5,000 रुपए ट्रंक से निकाले थे और अपने रुपयों के डिब्बे में कल ही रखे थे। डिब्बा अपने नियमित जगह पर ही था, जो कि एक खुली अलमारी है हमारे मुख्य दरवाजे के पास। मैंने डिब्बा वहाँ इसीलिए रखा था कि मैं रुपयों को घर के सामान के लिए सरलता से निकाल सकूं। दुखी, तुम्हें याद है पिछले सप्ताह मैंने तुम्हें बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए रुपए कमाने के बारे में बताया था? वो राज है बचत। यदि तुम मेरी बताई हुई राय मानो तो तुम 5,000 रुपए इस माह बचा सकती हो और अगले में भी। बहन, मैं इतना नहीं कमा पाती कि मैं बचत कर सकूं। वो भी 5,000 रुपए बचाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। क्या तुम मजाक कर रही हो बहन? नहीं दुखी, मैं मजाक नहीं कर रही। कुछ रुपया रोज बचत करने से तथा अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च रोकने से, जैसे कॉस्मेटिक्स, कपड़े, शराब इत्यादि, तुम एक अच्छी खासी रकम बचा सकती हो प्रति माह। परंतु पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये तुम्हें बचत करने का महत्व सिखाएगी। एक बार एक टिड्डा जिसका नाम हरा था, उसको गाना अच्छा लगता था। वो और उसके दोस्त खेल खेलते थे सारा दिन। उनकी दिनचर्या हर रोज खाना खाना, सोना, खेलना और गाना गाना इत्यादि थी। एक गर्मी के दिन आलसी टिड्डा हरा पेड़ के नीचे अपने मित्रों का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि काली चींटी एक बड़ा चीनी का दाना अपनी पीठ पर लिए जा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है और मैं खाना अपने घर की ओर ले जा रहा हूँ ताकि मैं सर्दियों के लिए खाना जोड़ सकूँ। चिंटू, सर्दी तो अभी 8 माह दूर है। तुम अभी से खाना जोड़ रही हो? मेरे दोस्त जल्द ही आ रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? धन्यवाद, पर मुझे मेरे घर अभी अभी काफी अनाज लेकर जाना है, इससे पहले कि अन्य चींटी इसको समाप्त कर दें। मुझे अच्छा लगता मैं भी तुम्हारे साथ बैठता और बात करता, परंतु मुझे देर हो रही है। मुझे अभी काफी अनाज लेकर जाना है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा टिड्डा। मेरा नाम हरा है। ठीक है, तुम अपना काम करो। मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं उनके साथ खेलने जाता हूँ। अच्छा, चलता हूँ चिंटू। हरा अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। प्रतिदिन चिंटू अनाज ले जाती हुई उसी पेड़ के पास से गुजरती जहाँ हरा अपने दोस्तों का इंतजार करता। कुछ हफ्तों तक चिंटू ने हरा व उसके दोस्तों को देखा। वो केवल सारा दिन पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमाते और गाना गाते थे। एक दिन जब हरा और उसके दोस्त सोए थे, चिंटू उनके पास बात करने के लिए गई। तुम लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सर्दी के मौसम के लिए कुछ बचाकर नहीं रखना? तुम क्या खाओगे जब मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा? हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं है। अभी हमारे पास ढेर सारा खाना है, तो खाने के लिए हम क्यों 6 महीने आगे चिंता रखें? तुम जाओ और अपना काम करो चिंटू। महीनों बीत गए और सर्दी आ गई। खेतों में जितना खाना था सभी बर्फ की चादर के नीचे दब गया। टिड्डा बर्फ के नीचे से खोदकर कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। कई दिन बीत गए। हरा और उसके दोस्तों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। वो लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। इतने थके थे कि अब वो खाने की खोज पे भी नहीं जा पा रहे थे। भूखे और परेशान हरा को चिंटू की याद आई। उसने निश्चय किया कि वो चिंटू के पास जाएगा खाने की तलाश में। उसने एक दिन चिंटू का घर तक पीछा किया था, जिसके कारण उसको चिंटू के घर का पता था। हरा ने फैसला किया कि वो चिंटू के पहाड़ पर उड़कर जाएगा। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, मेरी सहायता करो। मैं भूखा हूँ और बहुत थका हूँ। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तुम सारी गर्मी खेलते रहे, सोते रहे, अपने दोस्तों के साथ गाना गाते रहे और मैं रोज मेहनत करता रहा,
मैं कुछ न कुछ रोज भोजन बचाता रहा। मैं उतना ही बचा पाया हूँ कि जिससे मैं अपने परिवार को खिला सकूँ इस सर्दी में। मैं तुम्हें कुछ ही खाने को दे सकता हूँ, अन्यथा मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। हरा, शायद तुम्हें इससे कुछ शिक्षा मिली होगी कि बचत कितनी जरूरी है भविष्य के लिए। मेरा एक कॉकरोच दोस्त है, उसका नाम रूच है। तुम उसके साथ जाकर रह सकते हो। वो बहुत मेहनत करता है, शायद वो तुम्हें इस सर्दी में खिला सके, परंतु तुम्हें ये वादा देना होगा कि जैसे ही सर्दी समाप्त हो जाएगी तुम उसका सारा खाना वापस कर दोगे। मैं तुम्हें वादा देता हूँ चिंटू, मुझे अब बचत के महत्व की समझ अच्छे से आ चुकी है। केवल तुम इस सर्दी में मदद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारा खाना गर्मी आते ही वापस लौटा दूंगा। चिंटू ने हरा को रूच के घर का रास्ता दिखाया। रूच ने हरा की सहायता करने की हामी भरी और उसे इस सर्दी में अपने साथ रखने का वादा दिया। जैसे ही गर्मी शुरू हुई, हरा भी खाने की बचत करने लगा और उसने सारा खाना रूच और चिंटू को लौटा दिया। अतः वो सभी अच्छे मित्र बन गए। दुखी, कैसी समझी तुम ये कहानी? हाँ बहन, यदि मैं लगातार बचत करूं, मैं हजारों रुपए महीने में बचा सकती हूँ। तो बहन, मुझे रोज कितनी बचत करनी होगी ताकि मैं 5,000 रुपए महीने में बचा सकूं? चलो हम कैलकुलेटर से पता लगाते हैं कि एक महीने में तुम कितने रुपए बचा सकती हो। तुम और रमेश मिलकर प्रतिदिन कमाते हो 400 रुपए। हम ये पता लगा सकते हैं रोज 200 रुपए के हिसाब से महीने में 26 दिन के लिए कितना बचा सकते हो। इसके लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। 26 दिन ही काम पर जाओ तो तुम 5,200 रुपए की बचत कर सकोगी। जितना अधिक तुम रोज जमा करोगी उतना ही ज्यादा महीने के अंत में जोड़ सकोगी। मुझे मेरे 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे तथा 200 रुपए अधिक भी। बहन, कृपया मुझे बताएं, मैं और किस चीज के लिए बचत करूं? दुखी, तुम्हारे क्या सपने हैं? तुम्हें किस तरह का भविष्य चाहिए? मैं एक ऐसा भविष्य चाहती हूँ जहाँ मुझे साहूकार से कोई लोन न लेना पड़े। मैं एक पक्के मकान में रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा बेटा मनोहर अच्छे से पढ़े और इंजीनियर बने। मैं चाहती हूँ मेरे पति रमेश ऑटो चलाए और मेरी एक छोटी दुकान हो। इतनी सारी इच्छाएं। यदि तुम मेहनत करो और सही योजना से रोज बचत करो, तुम सभी सपनों को साकार कर सकती हो। केवल तुम्हें अपने सपनों के प्रति प्रयत्नशील रहना होगा। यदि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ सहयोग ना भी करें, तुम्हें अपने प्रयास व लगन को नहीं छोड़ना होगा। दुखी, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बहन, मैं एक अच्छा जीवन चाहती हूँ। मैं जो भी होगा अच्छा करूँगी। बहन, मैंने सुना है कि एक छोटी दुकान खोलने के लिए 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। मुझे इसके लिए रोज कितनी बचत करनी होगी कि मैं एक दुकान में व्यापार शुरू कर सकूँ? दुखी, अभी तो छोटी दुकान खोलने में तुम्हें 10,000 रुपए लगेंगे, परंतु तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले 5 सालों में रुपए की कीमत में कितना इजाफा होगा। तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे हम चॉकलेट 1 रुपए में खरीद लिया करते थे, परंतु अब उसी चॉकलेट के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह आने वाले 5 सालों में छोटी दुकान खोलने में अधिक रुपया लग जाएगा। अतः तुम्हें 10,000 रुपए से ज्यादा ही जोड़ने पड़ेंगे यदि तुम छोटी दुकान खोलना चाहती हो। हाँ बहन, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो बताओ, मुझे छोटी दुकान के लिए कितने रुपए जोड़ने होंगे? चिंता मत करो दुखी, हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हें 20,000 रुपए की आवश्यकता होगी अपनी छोटी दुकान के लिए। अब हम ये हिसाब लगाएंगे कि हर रोज तुम्हें कितना बचाना होगा तुम्हारी छोटी दुकान के लिए। एक साल में कुल 365 दिन हैं और हर 5 साल के लिए कुल मिलाकर 1,800 दिन होते हैं। अच्छा दुखी, 20,000 रुपए 5 साल में यदि जमा करना है तो हमें चाहिए 4,000 रुपए की बचत प्रति वर्ष। इसके लिए लगभग हमें 334 रुपए प्रति माह बचाने होंगे, जो कि प्रतिदिन के लिए 11 रुपए होते हैं। तो तुम कह रही हो कि यदि मैं 11 रुपए रोज जोड़ूं तो 5 वर्ष में मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ। बहन, तुम सही कह रही हो ना? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जितना तुम ज्यादा समय बचत के लिए दोगी, उतना ही तुम ज्यादा बचा पाओगी। यदि तुम अपनी छोटी दुकान 1 साल में ही खोलना चाहती हो, तो तुम्हें 10,000 रुपए ही जोड़ने होंगे। मतलब 834 रुपए प्रति महीना जोड़ना होगा और प्रतिदिन 27 रुपए साल के लिए।
तो बहन, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं 834 रुपए ही प्रति माह जोड़ूं और 2 साल में अपनी छोटी दुकान शुरू कर लूं? हाँ, ये अच्छा है, परंतु तुम्हें पहले वो सभी लोन चुकाने होंगे जो तुमने साहूकार से ले रखे हैं, और उन लोन्स के लिए भी रोजाना बचत करनी होगी, और तुम्हें अचानक होने वाले खर्चों के लिए भी पैसे जोड़ने होंगे, जैसे दुर्घटना, घर की मरम्मत इत्यादि। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम फिर से साहूकार के पास रुपए लेने के लिए न दौड़ो। हाँ दुखी, मुझे एक आइडिया आया है। आओ हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें हम तुम्हारे भविष्य की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने के लिए कितने रुपए जोड़ने होंगे ये लिखेंगे। ये मेरे बहुत काम आएगा। इस चार्ट में हम उन चीजों की सूची बनाएंगे जिनके लिए तुम बचाना चाहती हो। साथ ही हम ये भी लिखेंगे कि उन्हें खरीदने में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा तथा उन्हें खरीदने के लिए कितना समय लगेगा। दैनिक जीवन चलाने में तथा अपने बेटे की पढ़ाई, साइकिल इत्यादि के लिए तुम बचा सकती हो। कैलकुलेटर की सहायता से कुल लागत को कुल दिनों के विभाजन के द्वारा हिसाब करके हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रतिदिन के लिए हमें कितना रुपया बचाना होगा। तो दुखी, हमारे गुणाभाग से ये पता चला है कि तुम्हें 93 रुपए बचत करनी होगी। परंतु तुम्हें याद होगा कि कुछ देर पहले हमने ये विचार किया था कि समय के साथ रुपए की कीमत बढ़ेगी, 10 साल में, 30 साल में, इसीलिए कुछ अधिक ही जमा करना होगा ताकि भविष्य में तुम्हें दिक्कत न हो। इसीलिए तुम कम से कम 100 रुपए रोजाना जमा करो। काम से छुट्टी मत लेना तथा कुछ अधिक समय के लिए रोज काम करना ताकि तुम कुछ अधिक ही जोड़ सको। रोज 100 रुपए बचाने हैं, ये ज्यादा नहीं है? ये आसान नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक डायरी या वित्त बही मदद कर सकती है। क्या मैं डायरी के जरिए भी अपने बचत पर नजर रख सकती हूँ? हाँ बहन, तुम इस बॉक्स में तो अपनी साप्ताहिक बचत का रिकॉर्ड बिल्कुल कर सकती हो। तुम तो अपनी सभी साप्ताहिक खर्च और आय आदि सब कुछ मासिक मूल्यों में भी जोड़ सकती हो। साथ ही इस प्रकार जोड़ते जाने पर तुम तो अपनी अधिकतर मासिक रकम जो मांग से ज्यादा है उसको भी जान सकती हो। इन ज्यादा रुपयों को तुम हर महीने बचा सकती हो। यहाँ देखो, अब हम यहाँ तुम्हारी सभी साप्ताहिक खर्च तथा कुल आय सब कुछ इस बॉक्स में जोड़ने वाले हैं। उसके बाद कुल साप्ताहिक आय से कुल साप्ताहिक खर्च को घटाएंगे। साथ ही हम पूरे महीने के खर्च को भी घटा देंगे। तो अब ये पता चलेगा कि प्रति महीने कितने रुपए ज्यादा पड़े हैं। यदि तुम अपने पूरे अधिशेष रुपयों को बचाओगी तो जरूर तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगी। बहन, क्या मैं रुपए घर पर ही जमा करूं या बैंक में? नहीं, घर में इतनी सारी बचत करना खतरनाक हो सकता है। इसकी चोरी हो सकती है, जैसे कि कल हुआ था। या घर में अत्यधिक पैसा देखकर तुम एक नई साड़ी खरीद सकती हो। पैसों की बचत करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। तुम अपना खाता पास के बैंक या डाक खाने में खोल सकती हो। तुम्हें रोज के रोज बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम छोटा बक्सा और ताला रखो जिसमें रोज के रोज अपनी बचत डालो और सप्ताह में एक बार बैंक या डाकघर जाकर जमा कर सकती हो। बैंक या डाकघर सबसे सुरक्षित जगह है अपने रुपयों को जमा करने के लिए। बहन, क्या मेरे पति भी खाता खोल सकते हैं? हाँ, तुम्हारे पति भी खाता खोल सकते हैं। यदि तुम चाहती हो मनोहर भी रुपए की कीमत समझे तो तुम्हें सेफ डिपॉजिट बक्सा उसके लिए भी खरीदना चाहिए। यानी मनोहर भी बचत कर सकता है, पर अभी वो छोटा है। वो रुपया कहाँ से लाएगा बचत के लिए? हाँ, तुम उसे रुपए के महत्व के बारे में समझा सकती हो और 10 रुपए प्रति सप्ताह उसके सेफ डिपॉजिट बक्से में डालने को दे सकती हो। जब तुम बैंक जाओ तो उसके जमा किए गए रुपए तुम अपने खाते में जमा कर सकती हो। उसको प्रोत्साहित करो जमा करने के लिए तथा उसको कहो कि वो गिनती रखे कि वो कितना जमा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा है बहन, मैं मनोहर को जरूर बचत करना सिखाऊंगी। अच्छा बहन, एक दिन एक महिला हमारे घर आई और अपना परिचय कराया कि वो महिला संघ स्वसहाय दल से थी और पूछ रही थी कि क्या मैं उसकी सदस्य बनना चाहूंगी। मुझे देर हो रही थी काम पर जाने के लिए, इसलिए मैं उससे ज्यादा बात न कर सकी। महिला संघ स्वसहाय समूह क्या है? क्या मैं उनके पास रुपया जमा कर सकती हूँ? महिला संघ स्वसहाय समूह महिलाओं का संघ है जो हर महीने महिला संघ सामूहिक फंड में रुपया जमा करता है। यदि सदस्य को किसी आपदा के समय रुपया चाहिए तो वो इस फंड से रुपए ले सकती है। ये सभी चिट फंड इत्यादि जैसा ही होता है, परंतु मैं हमेशा ही बैंक या डाकघर में ही जमा करना ठीक समझती हूँ। एक तो मेरा रुपया सुरक्षित रहता है, साथ ही जमा रुपए पर मुझे ब्याज भी मिलता है।
अपनी बचत को बैंक में जमा करने के कारण ब्याज के रूप में छोटी सी धनराशि को वो मुझे प्रदान करते हैं। अगर स्व सहाय समूह बैंकों अथवा डाकघरों से भी कम सुरक्षित होते हैं तो लोग क्यों इनका उपयोग करते हैं? हर प्रकार के बचत में अनेक लाभ और अनेक हानियां हैं। यदि कोई बैंक या डाकघर से दूर स्थित है तो इन सामुदायिक निधि से सुलभता से लाभ उठा सकता है। ये स्व सहाय समूह आपातकालों में सदस्यों को अत्यधिक धनराशि के परिवर्धन के लिए भी अनुमति देते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो कम सुरक्षित दिखाई देता है। मेरे लिए तो बचत के लिए बैंक का उपयोग करना अपने रुपए के लिए सर्व सुरक्षित है। और दुखी, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना रुपया न देना जो तुम्हें वादा करे कि हम तुम्हारा रुपया दुगना कर देंगे। मेरे कई पड़ोसी इस तरह के धोखे खा चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी के धोखे में, बड़े इनामों को पाने के धोखे में ये लोग रुपए लेकर भाग जाते हैं। क्या तुम्हें पवित्रा याद है, जो मेरे घर से 2 घर छोड़कर रहती थी? उसने साहूकार से रुपया लेकर कुछ ऐसे ही आदमी को दे दिया था जो इसको दुगना करने का वादा कर रहा था। वो व्यक्ति भाग गया और बेचारी पवित्रा आज साहूकार के डर से पड़ोस के घर में छुपी हुई है और अपने बच्चों को अपनी माँ के यहाँ छोड़ आई है। अतः कभी ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना जो तुम्हारे रुपए दुगने करने का वादा करें या कहें हम बैंक से आए हैं। तुम्हारा पैसा कभी नहीं मिलेगा। अरे अरे अरे, बेचारी पवित्रा, वो तो बहुत ही मेहनती थी। बहन, मैं तो अपना खाता केवल बैंक या डाकघर में ही खोलूंगी जो कि घर के नजदीक हो। मैं अभी घर जाकर अपने डिब्बे में रुपया जमा करती हूँ और अपने घर के आसपास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस का पता करती हूँ। हाँ, तुम काम पर जाओ और बैंक की तलाश करो। मुझे भी देर हो रही है। दुखी, अगले सप्ताह जरूर आना। मैं तुम्हें सरस्वती के बारे में बताऊंगी। उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी और वो बेचारी 2 छोटे छोटे बच्चे और 1 लाख रुपए कर्ज के साथ अकेली रह गई थी। 3 सालों के अंदर उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया तथा अपनी एक दुकान भी खोली। मैं तुम्हें बताऊंगी उसने ये सब कैसे किया जब तुम अगले सप्ताह आओगी। हाँ, मैं अवश्य अगले सप्ताह आऊंगी। मैं भी अपनी बहन तुम कहाँ हो? तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। दुखी, तुम हो? तुम बहुत खुश लग रही हो। चलो बैठो, मैं पहले चाय पिलाती हूँ, फिर तुम मुझे वो अच्छी खबर बताना। बहन, पिछली बार मैं इतनी दुखी थी रुपयों की वजह से कि मैं तुम्हें ये बता नहीं पाई। मैंने तुम्हारी राय को अपने पति के सामने रखा, जिसमें हम रुक्मिणी की शादी का खर्च कम करने पर विचार कर रहे थे। उसने भी मान लिया कि किराए पर हॉल लेना महंगा पड़ेगा, तो हमने निर्णय लिया है कि हम इसे खुले आंगन में करेंगे समाज के बीच। और ये भी निर्णय लिया कि हम केवल 5 ही व्यंजन शादी में रखेंगे। अब हम रुक्मिणी की शादी करीब 45,000 रुपए में आराम से कर पाएंगे। मैं मनोहर के साथ नजदीक के बैंक में खाता खोलने के लिए गई। मैं 1,400 रुपए जमा करा कर आ रही हूँ, जो मैंने पिछले 7 दिन में बचाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है दुखी। यदि तुम इसी तरह बचत करती रही तो कुछ ही सालों में तुम्हें साहूकार से आपातकाल में मांगने की जरूरत नहीं होगी। परंतु सबसे पहले तुम साहूकार का कर्ज लौटाना, फिर अपने भविष्य के लिए जोड़ना। पहले सप्ताह की बचत आसान होती है और अधिकतर लोग योजना के अनुसार बचत कर लेते हैं। परंतु जब तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, तो तुम्हारा मन कर सकता है जब तुम्हारी सहेली कुछ चूड़ियां खरीदती हुई नजर आए या कोई उत्सव इत्यादि मनाती हो। अतः तुम्हें अपने आप पर सख्त होना होगा। अपनी दुकान के बारे में सोचो और ये प्रण लो कि तुम अपना जमा किया रुपया नहीं छोड़ोगी जब तक कि कोई आपातकालीन विपत्ति ना हो। सबसे अच्छा होगा कि तुम अपना जमा किया रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखो, जिससे तुम्हें ब्याज भी अधिक मिलेगा, बशर्ते कि तुम उसे न निकालो। बचत करना मत छोड़ो, थोड़ी थोड़ी बचत करती रहो, जिससे कि ये तुम्हारी आदत बन जाए। तुम सही कह रही हो बहन। मैं अपने बेटे को कॉलेज की डिग्री दिलाना चाहती हूँ और रमेश भी ऑटो में रुपए लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बचत के रुपए घर के उपयोग में नहीं लगाऊंगी, बाकी बचे रुपए से ही घर चलाऊंगी। बहन, अब मुझे सरस्वती के बारे में बताओ। पूरे सप्ताह मैं उसके बारे में ही सोचती रही। हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सरस्वती के पति का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था
और मृत्यु हो गई। उसने सरस्वती को साहूकार से लिए बहुत बड़े कर्जे में छोड़ दिया। सरस्वती ने घर घर में साफ सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करना शुरू किया। वो ईमानदार और मेहनती थी। सरस्वती जिस महिला के घर में काम करती थी, जब उसे सरस्वती की हालत का पता चला, उसने सरस्वती को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जहां वो काम करती थी। उसने सरस्वती को बताया कि माइक्रो फाइनेंस तुम्हारे जैसे औरतों को लोन देता है, परंतु तुमको लोन लेने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाना पड़ेगा जो इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं, जो एक दूसरे को जानती हो और एक दूसरे पर भरोसा करती हो। सरस्वती और 4 महिलाएं मिलकर MFI से जुड़ गयीं और उसके लोन की मदद से सभी ने अपना कर्जा वापस कर दिया तथा आज वो इज्जत की जिंदगी जी रही हैं। बहन, क्या तुमने भी MFI से लोन लिया है? हाँ, मैं भी MFI का एक हिस्सा हूँ, जिसका नाम है उज्जीवन। मुझे बताओ दुखी, साहूकार तुमसे कितना ब्याज ले रहा है? बहन, वो हमसे 10% प्रतिमाह ले रहा है। अक्सर MFI 1.5% के लगभग ब्याज लेता है किसी भी लोन पर। तो यदि मैं 10,000 रुपए उज्जीवन से लूं, तो मुझे 1.5% प्रति माह ब्याज देना होगा। मेरी कर्ज देने की अवधि फिक्स्ड 12 महीने की है और मैं 955 रुपए प्रति माह किश्त भरती हूँ, जिसमें मूल और ब्याज दोनों जुड़ा है। परंतु साहूकार तुमसे 10% ब्याज 10,000 रुपए के कर्ज पर ले रहा है, जब तक कि तुम उसका मूल न चुका दो। अतः तुम 1,000 रुपया प्रति माह ब्याज ही केवल चुका रही हो, जब तक कि तुम 10,000 रुपया मूल न चुका सको। परंतु MFI के लोन की किश्त में तुम ब्याज व मूल दोनों साथ साथ उतार रही हो। अच्छा, इसका मतलब मैं साहूकार को लंबे समय तक रुपए चुकाती रहूंगी, जब तक कि मैं 10,000 रुपए उसे ना लौटा दूं। ऐसे में तो 100% ब्याज से भी अधिक ब्याज दे रही हूँ। हाँ दुखी, ये बहुत जरूरी है कि जब तुम कर्ज लो तो कर्ज लेने की सभी शर्तें समझ लो। बहुत सारे सवाल हैं जो लोन लेने से पहले पूछने चाहिए। तुम्हें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कितना ब्याज देना है, कितनी बार तुम्हें भुगतान करना होगा और कितने बड़े होंगे वो भुगतान। तुम्हें ये भी पता करना होगा कि लोन चुकता होने के लिए कब तक वो भुगतान करने होंगे। ये सभी तो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और भी विवरण है। कई बैंक और MFI लोन देते हैं जिसमें आपको आरंभ में शुल्क चुकाना पड़ता है और कुछ लोन के साथ बीमा प्रदान करते हैं। मुझे शुल्क समझ में आता है, पर ये बीमा कैसे काम करता है? बहन, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उज्जीवन में बीमे की रकम का एक भाग बचे हुए लोन को चुकाने में इस्तेमाल होता है और बाकी बचा हुआ भाग आपके परिवार के सदस्य की हानि को व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। उज्जीवन के बारे में अच्छी बात ये है कि वे दोनों लाभग्राही और पति के बीमे के लिए जोर डालते हैं, लेकिन प्रत्येक लोन के लिए विवरण अलग होते हैं, इसीलिए पूछ लेना महत्वपूर्ण होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोन बीमा के साथ आ सकते हैं। इतने सारे विवरण हैं। हाँ, लेकिन अब तुम जानती हो कि तुम्हें ये सवाल पूछने हैं। तुम सक्षम हो जाओगी ये नियंत्रित करने के लिए कि तुम्हें किस प्रकार का लोन चुनना है। इसकी मदद के लिए मेरी वित्तीय डायरी में इन सवालों की सूची लिखी है। मुझे पता होना चाहिए था कि हम डायरी को लोन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस डायरी के तीसरे पेज पर एक विशेष स्थान है जहां प्रत्येक लिए हुए लोन की जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। तुम प्राप्त हुए धन को प्रथम टेबल पर और साप्ताहिक भुगतान जो हो रहा है उसे द्वितीय टेबल पर दर्ज कर सकती हो। ये सभी आय और खर्चे हैं, जैसा हमने पहले भी दर्ज कर लिया था, है ना? बहुत अच्छे, तुम सही हो। हम एक माह की साप्ताहिक किश्तों को एक साथ जोड़ेंगे और उनको मासिक खर्चों में शामिल करेंगे। हम लोन की रकम को मासिक आय में शामिल करेंगे। तुमने MFI और साहूकारों से मिले लोन के बारे में बताया, लेकिन बहन, क्या और भी कोई साधन है जहां से मैं लोन ले सकूं? हाँ दुखी, तुम लोन कई जगहों से ले सकती हो, जैसे साहूकार से, MFI या किसी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य बन जाओ, जिसमें 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है। यदि तुम्हारे कुछ रिश्तेदार या दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें रुपयों की मदद कर सकते हैं, तुम उनसे भी कर्ज ले सकती हो। एक अन्य जगह जहां से लोन लिया जा सकता है वो है रजिस्टर्ड चिट फंड, जिसकी तुम सदस्य बन सकती हो। यदि जहां तुम नौकरी कर रही हो वहां कुछ रुपया कर्ज के रूप में दे सकें, तो तुम वहां से भी कर्ज ले सकती हो। यदि तुम्हारे पास आभूषण या प्रॉपर्टी इत्यादि है, तुम उनको भी गिरवी रखकर लोन ले सकती हो। बहन, मैं नहीं जानती थी कि इतनी जगह है जहां से कर्ज लिया जा सकता है। हाँ, कई विकल्प हैं और हर एक के फायदे और नुकसान हैं। साहूकार और पॉन ब्रोकर लोन जल्दी उपलब्ध कराते हैं और वे उस स्थिति में भी लोन देते हैं जिसमें MFIs लोन देने से मना कर दें। आपातकालीन में ये आवश्यक हो सकता है कि इनकी सेवाएं ली जाएं, लेकिन दोनों महंगा ब्याज दर लगाते हैं
और साहूकार तो भुगतान न करने पर हिंसा करके डराते हैं। पॉन ब्रोकर को आभूषण या कीमती सामान जमानत के लिए चाहिए होता है, जो वो भुगतान न आने की स्थिति में बेच देंगे। हाँ बहन, मैंने इस प्रकार का हादसा एक बार देखा है। गायत्री, मेरी पड़ोसन ने साहूकार से कर्ज लिया कुछ आभूषण और दिवाली पर्व को अच्छे से मनाने के लिए, और बाद में वो साहूकार को रुपए नहीं लौटा पाई। और एक दिन साहूकार के 2 गुंडे उसके घर में आए, उसके पति को बुरी तरह से पीटा और घर में रखे जेवर ले गए। उन्होंने उसको छोड़ा जब गायत्री गिड़गिड़ाई और आश्वासन दिया कि वो रुपए लौटाएगी तथा साहूकार को कल ही रुपए देगी। गायत्री ने एक और साहूकार से कर्ज लिया और पहले वाले साहूकार को रुपए लौटाए। अब वो परेशानी में है कि दूसरे साहूकार को रुपए कैसे लौटाएं, और एक और कर्ज लिया जिससे वो अपने पति की दवाई इत्यादि का बिल चुका रही है। वो हमेशा साहूकार के डर में रहती है कहीं वो न आ जाए और फिर से उसके पति को पीटे यदि वो समय पर कर्ज न चुका पाए। ये विकल्प मुझे खतरे से भरे लगते हैं। स्वयं सहायता समूह और चिट फंड के बारे में क्या राय है? सामुदायिक विकल्प जैसे SHG और चिट फंड लोन लेने के लिए एक उपयुक्त रास्ता हो सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम ब्याज दर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में वे अव्यवस्थित होते हैं, जो उनके सदस्यों को प्राप्त लोन से ज्यादा चुकाने को बाध्य करते हैं। कभी कभार नेता या समूह के सदस्य रकम के साथ भाग जाते हैं। इस कारण से ये लोन लेने का खतरनाक रास्ता हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोन लेने के लिए कैसे चुनाव करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप लोन का उपयोग उन्नतिपूर्ण लक्ष्य के लिए ही करें। कभी भी हमें घर की बेफालतू जरूरतों या त्योहार व उत्सवों को मनाने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को नया फर्नीचर खरीदना हो या शादी मनानी हो तो उसे कुछ अधिक मेहनत कर बचत करनी चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह समझाया था। पहले हमें पुराने कर्जों को चुका देना चाहिए, फिर ऐसी वस्तु के लिए खर्च करना चाहिए जिससे कि कोई आमदनी न हो रही हो। तुम्हारी कहानी में गायत्री ने आभूषणों के लिए कर्ज लिया, जो उसकी पहली गलती थी। उसको अधिक मेहनत करनी चाहिए कि वो अपना पिछला कर्ज उतार सके, परंतु ऐसा न करके उसने दूसरे साहूकार से कर्ज ले लिया, जो इतना हो गया कि मेहनत के बाद भी वो वापस नहीं कर पाई। एक और गलती कर बैठी वो कि दूसरे साहूकार से लोन लेकर पहले को चुकाया और फिर एक और कर्ज ले लिया। हमें केवल आपातकाल स्थिति में ही कर्ज लेना चाहिए और दूसरा कर्ज न लें जब तक कि पहला कर्ज न चुका दें। मैं भी एक गलती कर बैठी थी, परंतु मैंने मजदूरी के साथ साथ रात को सिलाई के काम से कमाया और साइकिल के लिए कर्जा लिया, जिससे मुझे और मेरे पति को काम पर जाने के लिए सहायता मिले और ट्रांसपोर्ट का खर्च न देना पड़े। दुखी, मैं आशा करती हूँ कि गलत तरह से कर्ज लेने का नुकसान अच्छी तरह से समझ गई हो तुम। मैं समझ गई बहन। मैं सोच रही थी कि मैं MFI से कर्ज लूं और साहूकार को रुपए लौटा दूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? दुखी, MFI अलग से लोन नए ग्राहकों को नहीं देता। वो केवल महिलाओं के समूह को कर्ज देता है जो एक दूसरे को जानती हों और एक दूसरे पे भरोसा करती हों। कर्ज देने से पहले MFI उस ग्राहक की कर्ज लेने की पुरानी तहकीकात करते हैं, जिसके लिए वो क्रेडिट ब्यूरो का प्रयोग करते हैं, तथा उस महिला को कर्ज नहीं देते जिसने अधिक जगह से कर्ज लिया हो या किसी का कर्ज बकाया चल रहा हो। वहाँ से कर्ज लेना जहाँ ब्याज कम देना पड़ रहा हो और साहूकार से लिए कर्ज को लौटाना, ये एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमसे साहूकार अधिक ब्याज ले रहा है। परंतु हमें ये ध्यान रहे कि MFI को किश्त चुकाने की तारीख हमेशा याद रहे और किश्त छूटे न कभी। तुम्हें बचत करनी चाहिए, तुम्हें कुछ अधिक कमाई करनी चाहिए, जिससे कि तुम अपना कर्ज आराम से चुका सको। क्या होगा यदि हम MFI को समय पर कर्ज न चुका पाए? दुखी, क्या तुम जानती हो कि मेरे साथ एक बार ये हुआ था। मैं एक MFI के साथ समूह में जुड़ी थी और मैंने 10,000 रुपया कर्ज अपने घर की छत को ठीक करने के लिए लिया था, जो अधिक तेज बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसी वक्त मेरे बेटे रूपेश ने मुझ पे उसके जन्मदिन की पार्टी देने के लिए जोर डाला और मैं मना नहीं कर सकी, और हमने एक शानदार पार्टी दी जिसमें उसके सारे दोस्त और परिवार वालों को बुलाया। हमने 5,000 रुपए पार्टी में लगाए, 3,000 रुपए कीमत की एक साइकिल भी ली, बाकी छत की मरम्मत में लगा दिया। परंतु ठेकेदार ने छत की मरम्मत में खराब सामान लगाया और अगली बारिश में छत फिर से गिर गई। मैंने एक और 6,000 रुपए का लोन लिया MFI से, और मेरी बुरी किस्मत, मैं जल्द ही बीमार पड़ गई और काम पर नहीं जा सकी, और इस प्रकार मैं MFI की किश्तों को छोड़ती रही।
मैं इतनी हताश हो गई कि मैंने अपने जीवन से मोह त्याग दिया। मेरे ग्रुप के सदस्यों ने मेरी छूटी हुई किश्तें भरी। फिर मैं MFI के दफ्तर गई और मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मेरे लोन की किश्त की अवधि बढ़ा दी और किश्त की राशि भी कम कर दी। यदि मैं MFI में और अपनी ग्रुप के सदस्यों के पास पहले ही चली जाती और उनसे सलाह लेती तो शायद चिंता में मैं इतना समय बर्बाद न करती। मैं अपने ग्रुप की सदस्यों की आभारी हूँ जो उन्होंने मेरी सहायता की और उज्जीवन शाखा के सभी स्टाफ की भी जिन्होंने मेरी परेशानी को समझा। यदि मैं पुनः भुगतान करने में असफल होती हूँ तो क्रेडिट ब्यूरो मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा ताकि जब तक मैं पुराना लोन न चुका दूं, वो मुझे दोबारा लोन न दे। ओ बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजरी हो। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। पर हम सभी इस तरह की समस्याओं से गुजरते हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अच्छा बहन, अब मैं जाती हूँ। मेरे पास अभी बहुत काम पड़ा है। रुक्मणी की शादी की खरीदारी इत्यादि। मैं तुम्हें निमंत्रण भेज दूंगी। वो बहुत साधारण है। आशा करती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें शादी में तो आना ही है। हाँ, मैं सभी प्रोग्रामों में जरूर आऊंगी। दुखी चली गई और 2 महीनों के भीतर एक साधारण और अच्छी शादी रुक्मिणी की मनाई गई, जिसमें मात्र 40,000 रुपए खर्च हुए। साथ ही उसने उज्जीवन के लोन व्यवस्था से अपने को जोड़ा और साहूकार से लिए रुपए लौटाए। उसने अनजान जगह से कर्ज लेने के लिए मना कर दिया। केवल कर्ज के लिए रुपए तभी लेगी जबकि वो रुपए कुछ कमाई का साधन बने या फिर अपने लड़के की पढ़ाई के लिए। वो अपना सारा हिसाब किताब डायरी में लिखती है और उन वस्तुओं को भी नहीं खरीदती जिनकी उसको शीघ्र आवश्यकता नहीं है। वो अपनी छोटी सी दुकान के लिए बचत कर रही है ताकि वो इसी वर्ष काम शुरू कर सके। हेलो दुखी। हेलो सुखी। सुखी, तुम्हें याद है कि कैसे मैं उज्जीवन के साथ 5 सप्ताह के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुई थी? जब ये दीक्षा समाप्त हुआ तब उज्जीवन CRS ने मेरी मदद की और पास के एक बैंक में एक बचत खाता खुलवाया। बैंक ने मुझे एक पासबुक, ATM कार्ड और एक चेकबुक दी। पिछले सप्ताह मैंने नकद रहित सुविधा का उपयोग कर उज्जीवन से ऋण लिया। दुखी, ये तो बहुत अच्छा है, पर नकद रहित से तुम्हारा क्या मतलब है? ये उज्जीवन द्वारा शुरू की गई नई प्रक्रिया है, जहां ऋण ली गई राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। जब मेरा ऋण स्वीकृत हुआ था, तब CRS ने मुझे बताया था कि मुझे शाखा में आना है। मैं उज्जीवन की शाखा में गई और मैंने लोन कार्ड पर हस्ताक्षर किए। मैं शाखा में प्रक्रिया शुल्क और बीमा शुल्क के भुगतान के लिए कोई नकदी लेकर नहीं गई और 2 दिन पश्चात प्रक्रिया और बीमा शुल्क काटकर उज्जीवन ने ऋण मेरे खाते में भेज दिया। मेरे द्वारा लिया गया अंतिम ऋण 35,000 रुपए का था। मुझे उज्जीवन से घर अकेले आने में उस दिन सुरक्षित महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे रास्ते में लफंगे खड़े रहते हैं। इसलिए यदि राशि सीधे मेरे खाते में भेज दी जाती है, तो मुझे पैदल अकेले आने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 4 साल पहले पास के एक बैंक में बचत खाता खोला था, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं सीधे अपने खाते में ऋण प्राप्त कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी पासबुक देख सकती हूँ? सुखी, तुम्हारे खाते में 5 संख्या ही है। ये एक पुरानी खाता संख्या है। मेरी पासबुक को देखो, इसमें 15 संख्या है। मेरी पासबुक में एक IFSC कोड है, जो कि उज्जीवन CRS को बताता है कि किस बैंक और किस शाखा में मेरा खाता है, जो कि तुम्हारे पासबुक में नहीं है। तुम्हें बैंक में जाकर वहाँ कर्मचारियों को इसको तुम्हारी पासबुक में प्रिंट करने के लिए कहना है। नया खाता नंबर 9 से 16 अंकों के बीच कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या तुम्हें मालूम है कि यदि तुम 3 महीने तक अपने खाते का उपयोग नहीं करती हो तो क्या होता है? नहीं, क्या होता है? बैंक को खाते खोलने और इसे चालू रखने के लिए खर्चा लगता है और इसलिए तुम्हें अपने खाते को नियमित रूप से चलाना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वो इसे बंद कर देंगे। कई खातों में कम से कम राशि हमेशा रखनी होती है। यदि तुम्हारे खाते में इस राशि से कम राशि हो तो वो एक शुल्क तुम्हारे खाते से काट लेंगे। इसके अलावा बैंक में खाता रखने की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार बिना किसी परेशानी के रसोई गैस पर छूट, पेंशन राशि, रिलीफ बॉन्ड, NREGA की मजदूरी सीधे तुम्हारे खाते में भेज देगी। इसलिए तुम्हें अपना खाता चालू रखना चाहिए। ये तुम्हें अपने आधार नंबर को तुम्हारे बैंक खाते से जोड़ेगा।
क्या तुम्हें एटीएम का उपयोग करना आता है? मैंने सुना है कि एटीएम का उपयोग कर कभी भी पैसा निकाल सकती हूँ। मैं अपने चाचा से मिलने दिल्ली जा रही हूँ और मैं बस में अपने साथ नकद नहीं ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आओ, तुम्हें एटीएम कार्ड का उपयोग करना दिखाती हूँ। एटीएम यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ज्यादातर एटीएम मशीनें कई भाषाओं में होती हैं। तुम जिसमें सहूलियत महसूस करो उसे चुन सकती हो, परंतु कई सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं। इस स्थान पर तुम्हें अपना एटीएम कार्ड डालना होता है। इसकी जांच करें कि एटीएम कार्ड को खड़ा या आड़ा कैसे डालना है। कुछ मशीनें कार्ड को अंदर ले लेती हैं। तुम्हें इसे कुछ सेकंड में अलग करना होता है। तुम्हें निर्देशों को पढ़ने की जरूरत होती है। अब तुम्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या को टाइप करना होता है या पिन नंबर को, जो कि तुम्हें बैंक ने दिया था। तुम बैंक के द्वारा दी गई संख्या को याद रखने में आसान किसी और संख्या में भी बदल सकती हो। किसी ऐसी संख्या के बारे में सोचो जो कि याद रखने में आसान हो, जैसे कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन या तुम्हारी शादी की सालगिरह, ताकि तुम इसे न भूलो। पर ये सुनिश्चित करो कि ये ऐसी संख्या हो जिसका अनुमान लगाना आसान ना हो, जैसे कि 1 2 3 4। क्या बात है! मैं अपने पति के जन्मदिन को डाल देती हूँ। दुखी, तुम्हें अपना पिन नंबर किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इस कार्ड का दुरुपयोग कर तुम्हारा सारा पैसा निकाल सकते हैं। तुम्हें इसे मुझे, अपनी बहन को भी नहीं बताना चाहिए। अपने खाते से पैसे निकालने के लिए विथड्रॉल या वापसी के बटन का चयन करो। इसके बाद बचत खाता का बटन चुनो। अंत में तुम जिस राशि को निकालना चाहती हो उसे टाइप करो। ये राशि हमेशा 00 या 000 के गुणन में होनी चाहिए, जैसे कि 500 या 1000 या 1500। इसके अलावा केवल उतना ही पैसा निकालो जितना कि तुम्हें दिल्ली में ठहरने के लिए जरूरी है। पूरी ऋण राशि को मत निकालना। तुम्हें तुम्हारे खाते में मौजूद बची हुई राशि पर 4% ब्याज मिलेगा। जब एटीएम तुम्हें पैसा दे, कुल पैसे को गिनो और अपनी रसीद को भी प्राप्त कर लो। अपने एटीएम कार्ड को वापस लेना न भूलो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने एटीएम कार्ड को खो न दो और किसी को भी अपनी पिन का पता न चलने दो। यदि ये किसी अन्य को पता हो गया तो वो तुम्हारे खाते से पैसा निकाल सकता है। यदि कभी अपना एटीएम कार्ड खो जाए तो तुम्हें अपने बैंक को जल्द से जल्द इसकी सूचना देकर कार्ड को बंद करा देना चाहिए। ये जरूर बैंक होना चाहिए। बैंक क्यों तुम्हें मैसेज भेजेगा? मैंने बैंक से SMS अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि जब कभी भी मेरे खाते में पैसा डाला जाता है या निकाला जाता है तो मुझे SMS मिलता है। मुझे तब भी SMS मिलता है जब उज्जीवन से ऋण की राशि मेरे खाते में जमा होती है। इसके लिए मैंने पिछले सप्ताह ही आवेदन किया था, क्योंकि मुझे ये पता करने के लिए कि मेरे चाचा ने मुझे जो पैसा भेजा है वो मेरे खाते में जमा हुआ है कि नहीं, बैंक के चक्कर लगाने पड़े थे। मुझे बैंक से ये संदेश कैसे मिल सकते हैं? तुम्हें बस अपने बैंक के शाखा प्रबंधक से कहना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना होगा और अपना सही मोबाइल नंबर देना होगा। ये बहुत आसान है। ये सुनिश्चित करो कि यदि तुम अपना मोबाइल नंबर बदलो या तुम्हारा मोबाइल खो जाए तो अपने बैंक को बताओ, अन्यथा वो गलत व्यक्ति को मैसेज भेज देंगे। दीदी, मुझे एटीएम ले जाने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से पैसे निकालने को लेकर ऐसे ही घबरा रही थी। अरे कोई बात नहीं। पहली बार एटीएम का उपयोग करने पर हर व्यक्ति को घबराहट होती है। अपनी मदद के लिए किसी को लेकर आने में सहूलियत होती है। पहली बार एटीएम का उपयोग करना ऋण लेने के समान ही डरावना हो सकता है, लेकिन जल्द ही तुमको विश्वास हो जाएगा। अब कुछ ऐसा है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे बैंक से चेकबुक भी चाहिए। मैं उज्जीवन से एकल ऋण लेकर सब्जी की दुकान शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन एकल ऋण के लिए वे एक चेक चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि चेकबुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि तुम नियमित रूप से अपने खाते से लेन देन करती हो, तो बैंक तुम्हें खुशी खुशी चेकबुक दे देगा। बस तुम्हें चेकबुक के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा हमेशा जमा रखना पड़ सकता है। धन्यवाद दुखी।
चेकबुक हमारी तब भी मदद करेगी जब हम हमारे सब्जी के व्यापार के लिए एक बड़ा एकल ऋण लेंगे। तुम सच में बहुत होशियार हो गई हो। तुम्हें तो अब मुझसे भी ज्यादा बातें पता हैं। मैं दीक्षा कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकती हूँ? अगले दिन दुखी एक उज्जीवन शाखा में जाती है, जहाँ की कर्मचारी उसे एक नई प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसे कि ECS कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और मोबाइल पेमेंट्स। इसे जानने के बाद दुखी सुखी को इसके विषय में बताने के लिए उसके पास जाती है। सुखी, उज्जीवन हमें किश्त जमा करने के नए तरीके दे रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे समय की बचत होती है और हमें शाखा या केंद्र पर किश्त की नकदी लेकर जाने की कोई जोखिम नहीं होती। तो फिर हम किश्त कैसे भरेंगे? एक तरीका जिसे ECS कहा जाता है। इससे किश्त को मेरे बैंक से उज्जीवन के बैंक में सीधा भेजा जा सकता है। इसके लिए हमें बैंक को निर्देशित करना होता है कि वो हमारे खाते से उज्जीवन के खाते में किश्त के दिन राशि भेज दे। आजकल वो मेरी उज्जीवन शाखा में इस सेवा को शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी को इसका फायदा होगा। तो बैंक स्वचालित रूप से हमारे खाते से उज्जीवन को किश्त भेजता है, लेकिन इसके लिए किस तरह के फॉर्म पर हमें हस्ताक्षर करने की जरूरत है? इसमें हम ये सहमति देते हैं कि ऋण बंद होने तक किश्त की राशि हर महीने हमारे खाते से निकाल लें। क्या होगा यदि मेरे खाते में उज्जीवन को भुगतान करने के लिए उतनी राशि नहीं हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने CRS को अपनी किश्त जमा करने से 5 दिन पहले बताना होगा कि तुम उज्जीवन शाखा में नकद भुगतान करोगी, अन्यथा तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये अच्छा है कि तुम अपने खाते में हमेशा पैसा जमा करती रहो ताकि तुम्हें जुर्माना न भरना पड़े। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे उज्जीवन की शाखा में किश्त जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इससे बहुत समय बचेगा। उज्जीवन भी भविष्य में मोबाइल भुगतान शुरू करेगा, जहां तुम SMS भेजकर भी किश्त जमा कर सकोगे। वाह! हमें इस बात के लिए किस चीज की जरूरत होगी? जब तुम अपना बैंक खाता खोलती हो तो तुम बैंक के कर्मचारियों को बताओ कि तुम मोबाइल बैंकिंग के लिए आवेदन करना चाहती हो। अलर्ट के साथ साथ तुम साधारण SMS भेजकर अपनी किश्तों का उज्जीवन को भुगतान कर सकती हो। बैंक खाता रखना और इसका नियमित उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अब जबकि तुमने इन सभी सेवाओं के बारे में बता दिया है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं सीधे अपने भतीजे के बैंक खाते में कुछ पैसा जमा कर सकती हूँ। वो और उसके पति 300 किलोमीटर दूर चले गए हैं और पहले जब उसे जरूरत होती थी तब पैसा भेजना मुश्किल हो जाता था। ये तो अच्छा विचार है। धन्यवाद दुखी, तुम बहुत होशियार हो गई हो। पैसे के प्रबंधन के ये सब तरीके, एकल ऋण, पेंशन, बचत मेरे बुढ़ापे के लिए, SMS अलर्ट और मोबाइल पुनर्भुगतान, नकद रहित वितरण बैंक के साथ और दीक्षा, इन सभी नई चीजों को सीखना मुश्किल लग सकता है। ये पहली बार में मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नया है। थोड़े से अभ्यास के बाद तुम पैसे की बचत का प्रबंधन कर